हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने शुरू किया हुआ है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका जो बिलोंग करता है आपके 9th साइंस से। सही है। मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स भी मैंने आपको दिए हैं इस चैप्टर के, दैट इज नथिंग बट अवर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सही बात है। इसके 2 चैप्टर यानी 2 लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन लेक्चर्स को लगाइए, उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जंप करिए। सही बात है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें बच्चों आज के इस लेक्चर की, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज नथिंग बट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सही है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि आखिरकार जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या। फिर 2 प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। समझ रहे हो। फिर उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्यों होते हैं वो, उनके आप कह सकते हो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सही बात है। ठीक है। मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं, ये मेरा एक मोटिव रहेगा आज के इस लेक्चर में। ठीक है। समझ में ये बात। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे ज़रूर से अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेना। नेक्स्ट ईयर जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, मतलब इसी ईयर जब आप 10th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, तब आपको बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे नोट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, मुझे पता है, और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस एप्लीकेशन पे। तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में रख लेना ज़रूर से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों बायो रिलेटेड या केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, अगर मैं बता दूं, मैं केमिस्ट्री और बायो का टीचर हूँ। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड को मैं बायो पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। सही है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है ऐसे टॉपिक्स में जो केमिस्ट्री या फिर बायो से रिलेटेड है बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा बच्चों आपके डाउट्स पूरी तरीके से सॉल्व करने का। सही बात है। ठीक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो है बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3, और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है। सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करें। आ जाओ बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड से और समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। आखिरकार जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो वर्ड है, यहां से आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? जेनेटिक। जेनेटिक जेनेटिक का मतलब होता है बच्चों विच इज रिलेटेड टू जीन। किससे रिलेटेड है बच्चों? जीन से रिलेटेड है। अगर आपने मेरे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखे हैं, या फिर इसके पहले वाला जो लेसन था जब वो मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था बच्चों डीएनए क्या होता है, और डीएनए का ही एक छोटा सा पार्ट था जिसको हम लोग जीन कहते थे, अगर आपको याद हो, आई होप। ठीक है। तो जीन क्या होता है बच्चों? जीन इज द पार्ट ऑफ अ डीएनए। जीन किसका पार्ट है बच्चों? डीएनए का पार्ट है। डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। डीएनए ना बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट अवर जीन। सही बात है। अगर इस जीन के अंदर, देखो जेनेटिक बात हो रही है, तो अगर इस जीन के अंदर कोई भी डिसऑर्डर आ रहा है, मतलब कोई भी अब नॉर्मेलिटी आ रही है, मतलब मान लो किसी के पास नॉर्मल जीन है, उस जीन के अंदर मान लो कोई चीजें चेंज कर दी, या फिर क्रोमोसोम के नंबर चेंज कर दिए। मैंने आपको बताया कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास? हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर आपको पता होगा। 46 क्रोमोसोम होते हैं एक टोटल ह्यूमन बीइंग के पास, और इसी 46 क्रोमोसोम को मैं लिख सकता हूं 23 पेयर में होते हैं। या आपके क्रोमोसोम कभी भी अकेले अकेले नहीं पड़े होते। ठीक है। क्रोमोसोम्स कभी भी अकेले अकेले नहीं पड़े होते। क्रोमोसोम्स हमेशा बच्चों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम कितने पेयर में होते हैं बच्चों? 23 पेयर में। इसके अंदर ये चीजें मैंने आपको बताई है पहले भी। इसके अंदर बच्चों जो 22 पेयर है, मतलब शुरू के जो 22 पेयर है बच्चों, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोजोम। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोजोम्स कहते हैं। और जो लास्ट पेयर है, 23rd पेयर, लास्ट वाला जो पेयर है, 23rd जो पेयर है बच्चों, मतलब जो लास्ट वाला पेयर है, मतलब 2 क्रोमोसोम, इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों एलोजोम। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एलोजोम। या फिर इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। समझ रहे हो? इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि ये डिसाइड करते हैं जेंडर। ये किसी भी बच्चे का जेंडर डिसाइड करते हैं बच्चों।
अगर मान लो किसी के पास X और X क्रोमोसोम है, मतलब दो क्रोमोसोम है 23rd पोजीशन पे और दोनों ही X क्रोमोसोम है, समझ रहे हो, तो मैं कहूंगा कि वो फीमेल है, उसका जेंडर क्या होगा बच्चों, फीमेल होगा। वही अगर 23rd क्रोमोसोम X और Y है तो वो क्या होगा, मेल होगा, समझ रहे हो। तो मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए, 44 क्रोमोसोम, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम प्लस X और Y। अगर कुछ ऐसा सीन बना है बच्चों तो ये मेल है, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो आपके ऑटोजोम से, ये आपके बॉडी के बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स है, जैसे मान लो आपकी हाइट कितनी होगी, आपके बॉडी का कलर कैसा हो, मतलब बॉडी का शेप कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, बॉडी का टेक्सचर कैसा होगा, नोज का शेप कैसा होगा, मतलब सब कुछ आपकी बॉडी का हर एक चीज डिसाइड कौन करता है, ये 44 क्रोमोसोम करते हैं, ये डिसाइड करते हैं बच्चों, सही बात है। पर ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है X और Y, ये डिसाइड करता है आपका जेंडर, क्या वो बच्चा मेल है, क्या वो बच्चा फीमेल है, ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों, आपका X और Y। तो मान लो ऐसा कंडीशन है 44 प्लस X प्लस Y, तो क्या हो जाएगा, मेल। अगर ऐसा कंडीशन है बच्चों 44 प्लस X और X, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बच्चा क्या हो जाएगा, फीमेल, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर बच्चों क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस आ गए, मान लो क्रोमोसोम के नंबर के अंदर अगर कोई चेंजेस आ गए, तो भी उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर ही कहेंगे। डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों अब नॉर्मेलिटी, मतलब कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं है और जिसके वजह से कोई बीमारी, कोई बीमारियां कॉज हो रही हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, दैट इज नथिंग बट डिसऑर्डर। और यहां पे डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, मतलब जीन के अंदर कोई चेंजेस आने की वजह से आप कह सकते हो बीमारी हो रही है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मान लो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ गया, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ गया, नॉर्मल क्रोमोसोम कितना होना चाहिए 46, मान लो किसी के पास 45 क्रोमोसोम ही आया, मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी के पास 45 क्रोमोसोम ही आया, तो क्या ये नॉर्मल कंडीशन है 45 क्रोमोसोम, नहीं, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है बच्चों, 46 क्रोमोसोम की नॉर्मल कंडीशन होती है, सही बात है। तो मतलब अगर किसी के पास 45 क्रोमोसोम ही आया तो उसे बीमारी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलेगा। मान लो किसी के अंदर 47 क्रोमोसोम आ गया, 46 की जगह कितना आ गया बच्चों, 47 क्रोमोसोम आ गया, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ, यहां पर भी बीमारी देखने के लिए मिलती है, समझ रहे हो, यहां पर भी उस पर्सन को बीमारी हमें देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये है बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे जो पहला टाइप है बच्चों वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मतलब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया दो प्रकार होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है, और एक होता है आपका मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब आपका कोई जीन के अंदर एक सीक्वेंस, एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस खराब हो गई है। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स, तो अगर एक सीक्वेंस चेंज होकर कोई दूसरा पिरिमिडिन लग गया, मान लो एक स्ट्रक्चर निकल गया कोई दूसरा स्ट्रक्चर लग गया, तो भैया चेन अलग हो गई, चेन अलग हो गई तो वहां पे आपको डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। मान लो कहीं म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन का मतलब समझते हो, म्यूटेशन मतलब कोई जीन म्यूटेट हो गया, चेंज हो गया, वो अपना एक्शन चेंज कर रहा है, तो अलग टाइप का प्रोटीन बनेगा जिसकी वजह से अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा बॉडी के ऊपर, समझ रहे हो। तो ये दो प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर है। सबसे पहला जो हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं बच्चों वो है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, मतलब क्रोमोसोम के नंबर में अगर कोई चेंज आया उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां देखने के लिए मिलेंगी, आ जाओ सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो पढ़ना है बच्चों हमें बीमारी, दैट इज नथिंग बट डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को बच्चों हम लोग ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है, हमारे पास है बच्चों टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कितने, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये बातें हमने अभी की है। तो मतलब एक फर्स्ट नंबर पे जो क्रोमोसोम होगा, देखो मान लो फर्स्ट नंबर पे जो क्रोमोसोम होगा उसके वहां पे एक पेयर होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझ लो ऐसे करके होगा, सही बात है। तो यहां पे बात हो रही है बच्चों 21st नंबर के क्रोमोसोम की। कौन से नंबर की क्रोमोसोम की, 21st नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 गिनते लेके जाओगे तो जो 21st नंबर पे क्रोमोसोम आ रहा है ना उसकी बात हो रही है। तो मान लो 21st नंबर पे क्रोमोसोम पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे क्योंकि सब पेयर में होते। पर इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बच्चों 21st नंबर के क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। मतलब 21st वाले पोजीशन पे बच्चों 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। कितने, 3 क्रोमोसोम। इसे हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों,
ट्राइसोमी। व्हाट इज मीन बाय ट्राइसोमी? ट्राइसोमी मतलब 3 क्रोमोसोम आ गए हैं किस नंबर पे? 21st क्रोमोसोम वाले पोजीशन पे। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों डाउन सिंड्रोम। अब ये होता कैसे? देखो, ज्यादातर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं ना बच्चों, ये होता है फीमेल की वजह से। मतलब जो फीमेल, ऐसा मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, बट एक्चुअल में जब फीमेल मान लो बहुत ज्यादा ये है, मतलब एज ज्यादा है फीमेल का, और अगर ज्यादा एज में अगर कोई फीमेल कंसीव कर रही है तो उस समय जो उसका गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, जैसे मान लो ये किसी फीमेल का गैमेट है, सही है, और इसके अंदर मान लो 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम यहां, एक क्रोमोसोम यहां। गैमेट नहीं है, मतलब सेल है जिससे आगे चले गैमेट बनेगा। जब गैमेट आगे चल के फॉर्म होना चाहिए बच्चों, तो एक यहां आना चाहिए और एक यहां आना चाहिए। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मतलब आधे क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, आधे क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कोई दिक्कत आने की वजह से क्या होता है पता है? ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, ये दोनों क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं और यहां पे आता है 0। समझ रहे हो? दोनों क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं और यहां पे आता है बच्चों 0। तो मतलब ये जो गैमेट बना है, ये जो गैमेट बना है बच्चों, इस गैमेट में दोनों क्रोमोसोम है। फिर जब ये वाला गैमेट, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो गैमेट है बच्चों जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, जब ये मिक्स होगा किसके साथ? मेल के साथ, जिसके पास 1 क्रोमोसोम है। क्योंकि देखो एक्चुअल में 1 होना चाहिए था, एक इसके पास, एक इसके पास। मेल के अंदर जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर सेपरेशन अच्छे से होती है, सही बात है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे जो सेल बनेगा, यहाँ पे जो सेल बनेगा बच्चों, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 3 क्रोमोसोम, 2 यहां से, 1 यहां से, और इसे हम लोग कहते हैं बच्चों ट्राइसोमी कंडीशन। समझ रहे हो? अब मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं फीमेल की ही गलती है। एक्चुअल में जब फीमेल का एज ज्यादा हो जाता है ना, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अजीब तरीके से वर्क करता है। समझ रहे हो? अजीब तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करने लगता है, और ये है बच्चों आपका डाउन सिंड्रोम। इससे क्या कॉज होता है? अगर 21st पोजीशन के क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम आके लग जाए तो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। इससे होता क्या? सिम्टम्स क्या है बच्चों? बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे मेंटल रिटार्डनेस देखने के लिए मिलती है, दिमाग थोड़ा सा कमजोर होता है बच्चे का, ठीक है। उसकी बॉडी थोड़ी सी, स्किन थोड़ी सी लूज टाइप होती है, उसकी आंखें प्रोट्रूडिंग होती है, मतलब उसकी आंखें बाहर आई हुई होती है। समझ रहे हो? उसका पाम एरिया थोड़ा सा छोटा होता है, उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। समझ रहे हो? थोड़ा इल जैसा दिखता है बंदा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। डाउन सिंड्रोम आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सिंड्रोम, दैट इज नथिंग बट अवर टर्नर सिंड्रोम। दैट इज नथिंग बट अवर टर्नर सिंड्रोम। अब इसका क्या मतलब है? टर्नर सिंड्रोम, देखो टर्नर सिंड्रोम और इसके बाद वाला जो सिंड्रोम है ना बच्चों, ये होते हैं आपके कौन से क्रोमोसोम पे? ये होते हैं बच्चों आपके एलोसोम वाले क्रोमोसोम पे। कौन से? एलोसोम। मतलब एलोसोम मतलब बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सही बात है। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से हो सकते हैं? या तो XX या तो XY। अगर XY है तो मेल, XX है तो फीमेल। पर कुछ कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जहां पे टर्नर सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है ना बच्चों, जहां पे टर्नर सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है, वहां पे इस पोजीशन पे यानी सेक्स क्रोमोसोम पे बच्चों सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहता है। यहां पे कौन सा क्रोमोसोम? सिर्फ कौन आएगा बच्चों? एक ही क्रोमोसोम आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं X। 2 क्रोमोसोम आएंगे ही नहीं। एक्चुअली कैसा होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, या तो XX या तो XY आना चाहिए था। सही बात है। अगर XX होता तो फीमेल होगी, अगर XY होगा तो मेल होगा, और 2 क्रोमोसोम होने चाहिए एक पोजीशन पे। पर अगर हम लोग बात करें बच्चों टर्नर सिंड्रोम की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नर सिंड्रोम, तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है? सिर्फ एक ही क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब क्या? कि सिंगल क्रोमोसोम ऑफ X क्रोमोसोम। समझ रहे? सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपके एलोसोम के पोजीशन पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा, दैट इज नथिंग बट योर X क्रोमोसोम। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब ये कैसे डेवलप हुआ? सेम वही कंडीशन होगा बच्चों, सेम वही कंडीशन होगा। देखो क्या होगा बच्चों, फीमेल्स की बॉडी में क्या होता है? X और X, सही बात है। तो जब यहां से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो होना क्या चाहिए था कि यहां पे 2 सेल फॉर्म होते, इसमें भी X आता, इसमें भी X आता, ऐसे होना चाहिए था। पर होता क्या है? होता ये है बच्चों कि ये दोनों X क्रोमोसोम इसमें चले जाते हैं गैमेट में, और ये 0 हो जाता है, शून्य। ये क्या हो जाता है बच्चों? 0, शून्य, कुछ नहीं है इसके अंदर। समझ रहे हो? तो ये बन गए आपके गैमीट। ये क्या बन गया? आपके गैमीट। फिर ये वाला जब गैमीट किससे क्रॉस होता है? X और Y से, मतलब आपके मेल से क्रॉस होगा।
मेल के अंदर भाई ज्यादा एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, मेल आपका एक नॉर्मल एक वाई, सही बात है। तो जब बच्चों इसका और इसका क्रॉस हमें देखने के लिए मिलेगा, जब इसका और इसका क्रॉस हमें देखने के लिए मिलता है, अब देखो इसके पास तो कुछ भी क्रोमोसोम नहीं है, पर इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो ये एक्स क्रोमोसोम बच्चों यहां पे आ जाएगा और यहां पर सिर्फ एक सिंगल मोनोसोमी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसे हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। इसमें भी सेम बच्चों वही मेंटल रिटार्डनेस, थोड़ा सा आंखें प्रोट्रूडिंग होगी, हाथ थोड़े से वीक हो गए, हाइट थोड़ी सी कम होगी, बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, इसके बच्चे ज़्यादातर 5 साल 6 साल से अंदर उनकी डेथ हो जाती है। कोई बात नहीं, चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सिंड्रोम, दैट इज नथिंग बट अ लाइन फिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 44 आपके एलोसोम्स हैं, ये तो कॉमन है, पर देखो एक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम की जगह क्या हो गया बच्चों? XXY आ गया। क्या आ गया? XXY, मतलब सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम की जगह पे 3 क्रोमोसोम आ चुके हैं। कितने क्रोमोसोम आ चुके हैं बच्चों? 3 क्रोमोसोम। ये कैसे फॉर्म हुए? ये सिमिलर इसी तरीके से फॉर्म हुए। देखो ये आपका XX आया और ये इसके साथ अगर कंबाइन हो गया, देख रहे हो XX इसके साथ कंबाइन हो गया, तो बच्चों क्या फॉर्म हो जाएगा? XXY, मतलब एक ही गैमेट है, एक ही आपका चाइल्ड है और उसके पास कौन से क्रोमोसोम आ गए? XX और Y क्रोमोसोम। समझ रहे हो? इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। समझ में आई बात? तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन फिल्टर सिंड्रोम। के यहाँ पे के साइलेंट होता है, इस के को मत पढ़ना, के यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। समझ में आई बात? इसमें होता क्या है? इसमें आप देखो तो 44 क्रोमोसोम आपके नॉर्मल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। ऑटोसोम ये आपके नॉर्मल है, बचा हुआ जो XXY है बच्चों, इसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलता है ये बीमारी। कैसे ये XXY कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, क्लियर है? ज्यादा कुछ है नहीं बच्चों, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, वो रहता तो मेन है, वो आपको दिखेगा ऊपर से मेन की तरह, पर वो स्टेराइल रहता है बच्चों। वो क्या रहता है? स्टेराइल रहता है। स्टेराइल मतलब क्या? स्टेराइल मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आगे चल के बच्चे ना पैदा कर पाए। समझ रहे हो? जो आगे चल के बच्चे ना पैदा कर पाए उसको स्टेराइल बोलते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो दिखेगा आपको मेन की तरह, पर वो क्या रहेगा? स्टेराइल रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं बच्चों, वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अब देखो हो गया हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा खत्म हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोजेनिक डिसऑर्डर। नाउ व्हाट इज मीन बाय मोनोजेनिक डिसऑर्डर? ध्यान से सुनो क्या समझा रहा हूं मैं। मोनोजेनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, अगर आपके जीन के एक किसी क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम नहीं, अगर आपके जीन के अंदर एक किसी न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस आ गए, किसी न्यूक्लियोटाइड में कोई म्यूटेशन आ गया बच्चों, उस म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर हमें देखने के लिए मिलता है, दैट डिसऑर्डर इज नथिंग बट अ मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मतलब अगर जीन चेंज हो रहा है, देखो यहां पे जीन चेंज हो रहा है, इसके पहले हम लोग ने जितना भी देखा वहां पे क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो रहे थे, किसी के अंदर 1 क्रोमोसोम आ गया, किसी के अंदर 3 क्रोमोसोम आ गए। समझ रहे हो? पर यहां पे क्या होने वाला है बच्चों? क्रोमोसोम के नंबर नहीं चेंज होंगे, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर नहीं चेंज होंगे, यहां पे चेंज होगा तो क्या होगा? यहां पे जीन चेंज हो जाएगा। मतलब जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाएगी जिसकी वजह से उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों एल्बिनिज्म। नाउ व्हाट इज मीन बाय एल्बिनिज्म? देखो ध्यान से सुनो, आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे अपने आसपास, बच्चे बड़े कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, ऐसे आदमी देखे होंगे जिनका ना पूरा शरीर एकदम व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, एकदम व्हाइट कलर का होता है, उनके बाल भी एकदम व्हाइट होते हैं, उनकी आंखों का जो आइरस होता है ना ब्लैक वाला, हमारा ब्लैक दिखता है ना, वो भी उनका व्हाइट होता है। अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होंगे, समझ रहे हो? तो वो व्हाइट क्यों है? हम लोग उनको चिढ़ाते हैं, हम लोग, मैं तो नहीं चिढ़ाता, पर मेरे स्कूल में एक बच्चा था ऐसा, तो उनको लोग चिढ़ाते थे कि यार तू तो बाहर देश से आया है, तो इंडिया का नहीं है, ऐसा वैसा। पर ऐसा नहीं है बच्चों, उनको एक बीमारी है जिसे हम लोग कहते हैं एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक बीमारी है बच्चों जिसके अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन होता है जीन के अंदर जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। नाउ व्हाट इज मीन बाय मेलानिन? मेलानिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर
कलर देने का काम करता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो भी आपका स्किन का कलर होगा वो मेलेनिन की वजह से, जितना ज्यादा मेलेनिन आपकी बॉडी में होगा उतना ही ज्यादा डार्क कलर होगा, उतनी ज्यादा इंसान डार्क होगा, समझ रहे हो। और जितना कम मेलेनिन होगा बच्चों उतना ही लाइट कलर होगा इंसान का, समझ रहे हो। उतना क्या होगा, इंसान गोरा होगा। जिसके अंदर मेलेनिन कम है वो गोरा है, जिसके अंदर मेलेनिन ज्यादा है वो काला है, समझ रहे हो। मैं रेसिज्म नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं मेलेनिन का फंक्शन, समझ रहे हो। मेलेनिन हमारे आंखों को भी कलर देता है, जो आंखों के बीच का ब्लैक वाला कलर है वो भी मेलेनिन की वजह से आता है। तो अगर किसी की बॉडी के अंदर ये मेलेनिन बनाने वाला जीन ही खराब हो जाए बच्चों, अगर किसी की बॉडी के अंदर ये मेलेनिन वाला जीन ही क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो आप कहोगे उसे बीमारी हो जाएगी, जिसे हम लोग कहेंगे एल्बिनिज्म। और जिसके अंदर उसकी पूरी स्किन हो जाएगी व्हाइट कलर की, उसके बाल हो जाएंगे व्हाइट कलर की, उसकी आंखें कलर हो जाएंगी व्हाइट कलर की, मतलब उसकी बॉडी के अंदर कलरिंग वाले प्रोटीन ही नहीं बन रहे। दैट इज द प्रॉब्लम। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये है बच्चों एल्बिनिज्म, ये है आपका एल्बिनिज्म। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। नाउ व्हाट इज मीन बाय एनीमिया? एनीमिया का पहले मतलब समझते हैं हम लोग। एनीमिया का मतलब होता है बच्चों ब्लड की कमी। हिंदी में लिख देता हूं, ब्लड की कमी। मतलब हम लोग बोलते हैं ना यार इसके बॉडी के अंदर बहुत कम ब्लड है, इसके अंदर बॉडी के अंदर खून कम है, तो हम लोग कहेंगे एनीमिया का शिकार है भाई। किसी के बॉडी के अंदर खून कम हो जाता है भैया, वो चक्कर वक्कर आ जाता है, उसको गिर जाते हैं, तो वो एनीमिया होता है। मतलब जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है बच्चों, वो एनीमिया का शिकार है। ना यहाँ पे बात हो रही है बच्चों सिकल सेल एनीमिया की। ना व्हाट इज मीन बाय सिकल सेल? सिकल आपने देखा है? नहीं देखा आपने? अगर आप गांव गए रहेंगे बच्चों, गांव, तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक ऐसा औजार रहता है, ऐसा इस तरीके का ऐसा ऐसा कुछ औजार रहता है, और इससे ना ऐसे घास वास काटते, घास भी काटते हैं, और दो जो धान वान के पेड़ होते हैं वो भी काटते हैं, सही ना, ऐसे ऐसे करके काटते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता नहीं क्या होता है, पर इसको अंग्रेजी में बच्चों हम कहते हैं सिकल। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? सिकल। तो होता ये है बच्चों कि इस कंडीशन के अंदर, इस बीमारी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो ब्लड के अंदर आरबीसी है ना बच्चों, ब्लड के अंदर आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। नॉर्मली रेड ब्लड सेल का कलर, रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है पता है? कुछ ऐसा सा शेप होता है आपके रेड ब्लड सेल का। और इसके अंदर क्या भरे हुए? इसके अंदर बच्चों भरे हुए होते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भरे हुए होते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? हीमोग्लोबिन। बट ड्यू टू सम म्यूटेशन इस आरसीबी का स्ट्रक्चर कैसा होता? आरसीबी बोल दिया देखो वापस। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बच्चों? सिकल शेप का। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? कुछ ऐसा सा हो जाता है बच्चों, ऐसा शेप हो जाता है, दिख रहा है ये? दिस इज द सिकल। इस शेप का आपका आरबीसी हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके अंदर बच्चों आपको कम हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलते हैं। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में? हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को पकड़ना और उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना। सही बात है, हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है ना हमारे बॉडी में, तो इस ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है हमारे हर एक सेल्स तक। समझ रहे हो? हर एक सेल्स तक इसका ही काम है, इसी का काम है आपके हर एक सेल्स तक हीमोग्लोबिन को पहुंचाना। सही बात है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर आपका शेप कुछ इस तरीके का हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। एंड इन दिस कंडीशन जो इसकी ब्लड ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है ना बच्चों, वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इन दिस कंडीशन जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है आपकी हीमोग्लोबिन के पास, वो क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या कॉज होता है? एनीमिया कॉज होता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। समझ रहे हो? सिकल सेल एनीमिया। और ये बहुत सारे लोगों को हो भी सकता है, इंडिया में है बहुत सारे लोगों को सिकल सेल एनीमिया। इसीलिए हमेशा हमें अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए अच्छे से हमारा ब्लड, मतलब समझ लो कम से कम 6 महीने में एक बार हमें चेकअप करवानी चाहिए अपने बॉडी के, कि हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर रही है क्या। एक्चुअली हमें अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता ना, बाद में बहुत पता चलता है, क्या पता तब तक देर हो चुकी हो, आपकी बॉडी क्योर नहीं हो सकती हो। सही है, इसलिए हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीज़ें बॉडी का एक बार कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए, जिससे आपको आइडिया चले कि हाँ भाई मेरे बॉडी का ये लेवल चल रहा है, मेरे बॉडी के ब्लड के अंदर ये चीज़ की कमी है और मुझे ये चीज़ खाना चाहिए जिससे मेरी बॉडी सही रहेगी। सही है, तो हमेशा बच्चों आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब ये फैलता कैसे है? एक्चुअली मतलब सिकल सेल एनीमिया भी एक से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हो सकता है, पर कैसे?
सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से। सिर्फ और सिर्फ कैसे हो सकता है बच्चों? रिप्रोडक्शन से। अगर मान लो किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है और उसने रिप्रोडक्शन किया तो उसी से क्या होगा, आपका जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। समझ में आई बात? ठीक है, इसीलिए हमेशा मैरिज के पहले, जब किसी की शादी हो रही है तो मैरिज के पहले कुंडली मिलाने से ज़्यादा अच्छा है कि भैया पहले थोड़ा सा टेस्टिंग करवा लिया जाए कि क्या किसी बंदे को कोई बीमारी है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, सो आई होप बच्चों इन जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब एक टॉपिक और बचा है बच्चों आप लोग का, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, और एक है आपका पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर सुन लो, ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर क्या होता है? एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना एक सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, अपना साइटोप्लाज्म है, अपना राइबोसोम है, सही है। तो उसके अंदर भी डीएनए होने की वजह से उसके अंदर भी म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर म्यूटेशन हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर एक है बच्चों पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, बहुत सारे जीन्स खराब हो जाते हैं एक साथ, जिसे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। सही बात है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आप खुद से रीड कर सकते हो। बाकी आपका जो लेसन है बच्चों ये इसी के साथ होता है खत्म। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई हैं इन 3 लेक्चर्स के दौरान ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना इस वीडियो को, सही बात है, अपने दोस्तों के साथ पहुंचा देना इस वीडियो को। ठीक है, कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट हो, कौन सा नेक्स्ट लेसन आपको चाहिए, सही है। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही किसी और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।